स्नातक प्रथम वर्ष की सभी छात्राओं का स्वागत है। हिंदी साहित्य के द्वितीय प्रश्न पत्र में आज का हमारा जो प्रकरण है वो आपका बंटी उपन्यास की पात्र योजना। इससे पूर्व वीडियो में हमने आपका बंटी उपन्यास की कथा सार के बारे में संक्षेप में जाना था। तत्पश्चात जो आपका बंटी उपन्यास है उसकी पात्र योजना कैसी है उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे, क्योंकि उपन्यास के जो तत्व होते हैं उसमें कथा वस्तु है, पात्र योजना है, संवाद है, इनका बड़ा महत्व होता है। और पात्र जो सृजन होता है वो उपन्यासकार का एक महत्वपूर्ण अंग होता है, क्योंकि उन्हीं पात्रों के चरित्र के माध्यम से उपन्यासकार अपनी कथा को आगे बढ़ाता है और अपने उद्देश्य तक पहुंचता है। इस दृष्टि से देखें तो उपन्यास में विभिन्न पात्र होते हैं, जिसमें प्रमुख पात्र, गौण पात्र, उपन्यास का प्रमुख पात्र, नायक कौन है, इसके अलावा उपन्यास में नारी पात्र और पुरुष पात्र, सभी पात्रों के संयोग से या समन्वय से उपन्यास की कथा है वो अपने उच्चतम स्तर या अपने सौदेश्य स्तर तक पहुंचती है। इस दृष्टि से बात करें हम तो उपन्यास की जो पात्र योजना है वो बहुत ही सटीक, समन्वित और व्यवस्थित है। पात्र कथा के अनुकूल है, न कोई अनावश्यक पात्र हैं और न ही आवश्यक पात्रों में कमी है। उन्हीं पात्रों का सृजन किया गया है उपन्यास लेखिका के द्वारा, जिनका इस कहानी में आवश्यकता है। प्रत्येक पात्र अपनी भूमिका को बखूबी निभाता है और अपने चारित्रिक विकास के द्वारा, अपने व्यवहारिक विकास के द्वारा कथा को आगे ले जाने में यथोचित अपना योगदान दे रहा है। और कथा लेखिका जिस उद्देश्य को लेकर के चली है उस उद्देश्य का निर्वहन करने में भी प्रत्येक पात्र पूर्ण रूप से सफल हुआ है। पात्रों की अगर बात करें हम तो जो प्रमुख पात्र हैं उनमें बंटी, जिसको अरूप बत्रा नाम है, अजय, शकुन, तीन प्रमुख पात्र हैं जो इस उपन्यास की कथा के प्रारंभ से लेकर के अंत तक अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते हैं, अपनी भूमिका का निर्वहन करते हैं और संपूर्ण कथा है वो इन्हीं के इर्द गिर्द घूमती है। इसके बाद जो अन्य गौण पात्र हैं, जिसमें फूफी है जो शकुन की सेविका है, घर का सारा काम संभालती है, वकील चाचा हैं जो शकुन और अजय के बीच कानूनी सलाहकार हैं, डॉक्टर जोशी जो कथा में बाद में आते हैं, अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते हैं। इसके बाद मीरा जो अजय की दूसरी पत्नी है, इसका बच्चा चीनू, और डॉक्टर जोशी के बच्चे आमी और जोत। ये सारे जो पात्र हैं, कुछ प्रमुख पात्र हैं, कुछ गौण पात्र हैं, और प्रत्येक पात्र अपनी अपनी भूमिका का निर्वहन करता है। अब बात हम करें कि सबसे पहले जो प्रमुख पात्र है, या यूँ कहें कि इस कहानी, इस कथा का प्रतिनिधित्व करने वाला जो वर्ग है, जो पात्र है, जिसको हम नायक कह सकते हैं, जिसको मुख्य पात्र कह सकते हैं, वो बंटी अरूप बत्रा, जो ऐसे वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है जो कि दाम्पत्य जीवन में तनाव के पश्चात जब तलाक की स्थिति आ जाती है और तलाक हो जाता है दंपतियों में, उनसे की जो संतान होती है या उनके जो बच्चे होते हैं उन पर किस प्रकार का दुष्प्रभाव पड़ता है, वो किस संघर्ष को झेलते हैं, किन विकट परिस्थितियों में अपने जीवन को जीते हैं और किस प्रकार से वो बच्चे अपनी मुख्य धारा से अलग होकर के विषाद से युक्त हो जाते हैं, एक विचित्र प्रकार की स्थिति में जीवन जीते हैं। इस संपूर्ण वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है इस उपन्यास का जो प्रमुख पात्र है बंटी अरूप बत्रा, जो उपन्यास के प्रारंभ से लेकर के और उपन्यास के अंत तक अपनी उपस्थिति दर्ज करवाता है। इसलिए इसको हम प्रमुख पात्र के रूप में मानते हैं, जो कि अजय और शकुन दोनों के दाम्पत्य जीवन की सुखद अनुभूति का परिणाम था, यानी कि उनका बच्चा था। लेकिन दोनों के बीच अहंकार, तनाव या किसी बात को लेकर के आपस में जो मतभेद हुए और उस मतभेद एक तलाक की स्थिति में पहुंच गए, उस चक्के के बीच में पिस रहा था बंटी। और उस बंटी की मनोस्थिति क्या थी, मनोभाव क्या था, उस बच्चे का बाल मनोविज्ञान किस प्रकार का हो जाता है,
इस सभी का चित्रण इस उपन्यास में किया गया है। एक यह वह पात्र है जो इस वर्ग का, तलाकशुदा दंपत्ति के बच्चों के वर्ग का प्रतिनिधित्व करता हुआ उनके चरित्र में किस प्रकार की बाधा और विकास में किस प्रकार का अवसाद आ जाता है, इन सभी का एक अनुभूतिपरक अभिव्यक्ति उस उपन्यास में उस चरित्र के माध्यम से होती है। दूसरा, अब बात करते हैं हम शकुन की, जो कि बंटी की माँ है, पढ़ी लिखी सुशिक्षित नारी है, स्वावलंबी है और स्वाभिमानी है और पुरुष की समकक्षता रखने वाली नारी है, क्योंकि वो एक कॉलेज की प्रिंसिपल है। अपने जीवन के सभी अच्छे और बुरे पहलुओं को जानने वाली, शिक्षा की दृष्टि से उच्चतम पायदान को छूने वाली, अपने जीवन को सही दिशा में ले जाने वाली और अपने बच्चे की परवरिश में किसी प्रकार की कोई कमी न रखने वाली नारी है, जो कि इस उपन्यास की दूसरी महत्वपूर्ण पात्रा है। ये उस वर्ग का भी प्रतिनिधित्व करती है जो स्वतंत्रता के बाद और अपने अधिकारों के लिए आवाज़ उठाने वाली जो नारियां थी कि हमें भी अधिकार है इस समाज में जीने का, हमारे विचार रखने का, हमारे सोच को विकसित करने का, उस सभी वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है। जो अजय की पत्नी है और किसी कारण से जब उनमें तनाव होता है और तलाक की स्थिति में पहुंच जाते हैं, उसके बावजूद भी वो बंटी के हित के लिए ये सोचती रहती है कि कभी न कभी अजय अवश्य लौट करके आएंगे। लेकिन जब उसे पता लगता है कि अजय ने मीरा के साथ विवाह कर लिया है, तो उसके हृदय की जो धैर्य है वो टूटने लगता है और वो भी अपना एक आधार खोजने लगती है, जिसके आधार पे अपने आगे के जीवन को वो बिता सके। और उस आधार के रूप में डॉक्टर जोशी की तरफ उसका झुकाव होता है। एक अच्छी माँ की भूमिका भी वो निभाना चाहती है, एक अच्छी पत्नी की भूमिका भी वो निभाना चाहती है, एक कॉलेज की प्रिंसिपल के रूप में भी अपनी भूमिका का अच्छी प्रकार से निर्वहन करना चाहती है। लेकिन सभी परिस्थितियाँ इस प्रकार की पैदा हो जाती हैं कि कहीं न कहीं उसके जीवन में बिखराव आता है, तनाव आता है और अपनी मनोस्थिति से वो डगमगा जाती है। तीसरा महत्वपूर्ण पात्र है अजय, जो कि बंटी का पिता है और शकुन का पति है। इसमें सबसे पहले ये पौरुषत्व के दंभ में बिल्कुल पूरी तरह से चूर है, अभिमान से युक्त है कि मैं पुरुष हूँ, मुझे अधिकार है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मुझे करने से कोई रोक नहीं सकता है, मेरा जो निर्णय है वो सही निर्णय है। उचित अनुचित के आंकड़ों में भी किसी प्रकार का ध्यान नहीं रखता है। सामंती मानसिकता वाले पुरुषों का प्रतिनिधित्व ये वर्ग करता है। अगर ये इस किसी प्रकार का थोड़ा समझौता कर लेता तो बंटी के जीवन में इस प्रकार की स्थितियां पैदा नहीं होती हैं। अलग जाकर के कलकत्ता जाता है और वहाँ किसी दूसरी स्त्री से विवाह कर लेता है और उस बारे में ये भी नहीं सोचता है कि इसके बाद मेरे बच्चे पर क्या प्रभाव पड़ेगा, किस प्रकार का दुष्परिणाम पड़ेगा। और अंत में जब बच्चे को वहाँ ले जाता है और मीरा और चिन्नू के साथ जब वो एडजस्ट नहीं हो पाता है बंटी, तो उसको छात्रावास में छोड़ करके उसके संकट से निजात पा लेने का प्रयास करता है। ये पात्र अपनी वर्गीयता और प्रतीकात्मकता के कारण सजीवता और अस्मिता को बरकरार रखते हैं। सारे जो पात्र हैं उपयुक्त है। और लेखिका का जो मंतव्य है उसको स्पष्ट करने में इन तीन पात्रों की महत्वपूर्ण भूमिका है। बंटी जो कि केंद्रीय पात्र है, जिसको अरूप बत्रा कहते हैं, समस्त घटनाओं, स्थितियों, विचारों, भावनाओं, प्रश्नों की धुरी है, यानी कि मुख्य केंद्र है। सारे प्रश्न, सारी स्थितियाँ, सारे विचार, सारी भावनाएं इसी के इर्द गिर्द घूमती रहती हैं, बनती और बिगड़ती रहती हैं। जबकि इन स्थितियों के बनने और बिगड़ने का कारण है वो बंटी कभी भी नहीं है, कतई नहीं है। इन स्थितियों के बनने और बिगड़ने का जो कारण है वो या तो अजय है या शकुन है, जिन्होंने अपने दाम्पत्य जीवन को बिखेर करके इस बच्चे को इस दशा में ला करके छोड़ दिया कि उसकी मनोस्थिति विकृत हो गई है। इसलिए सर्वाधिक प्रभावित करने वाला पात्र है, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति के हृदय को छूने वाला पात्र है। प्रत्येक व्यक्ति सोचने पर मजबूर होता है कि इस बच्चे की क्या गलती है, इस बच्चे का क्या दोष है
जिसे इस प्रकार की पीड़ा को भोगना पड़ रहा है, इस प्रकार की विकट परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है। बंटी की जन्म पत्री में स्वयं अपनी लेखिका अन्नू भंडारी भी लिखते हैं कि अजय द्वारा बंटी को कोलकाता ले जाने के प्रस्ताव से लेखिका की असहमति, यानी कि उसे नहीं ले जाना चाहिए था, वो अपनी माँ के पास ठीक था। उसके मन में बंटी के जीवन की संभावित स्थितियों की कल्पना चित्र बनते बिगड़ते हैं कि जो बंटी है वो आगे का जीवन किस प्रकार से जिएगा और उसके जीवन में किस प्रकार के उथल पुथल रहेगी, उसके चित्र लेखिका के मानस पटल पर बनते और बिगड़ते हैं। इसलिए लेखिका बंटी, शकुन, अजय, शकुन तथा अजय, बंटी, इनके परस्पर जो संबंधों को तटस्थ रहते हुए देखना और परखना चाहती है कि देखती हूँ कि मैं क्योंकि लेखिका किसी भी पात्र की तरफ झुकाव नहीं रखती अपना, वो बिल्कुल निष्पक्ष और तटस्थ और निरपेक्ष होकर के उनके संबंधों को परखना चाह रही है। इसलिए कथा के विकास के साथ साथ माँ के पीछे छिपा बंटी के अंदर में आ जाता है। यानी कि पहले जो बंटी है वो बिल्कुल चुपचाप सा अपनी माँ के आंचल में छिपा रहता था, उसकी भूमिका कहीं भी प्रकट नहीं होती थी, लेकिन धीरे धीरे उसकी भूमिका प्रकट होने लगती है, वो उपन्यास के केंद्र में आ जाता है। जब हम गौण पात्रों की बात करते हैं तो सबसे पहली जो पात्र है वो फूफी है, वकील चाचा है, मीरा है, डॉक्टर जोशी हैं। ये गौण पात्र हैं जो कथा के विकास में अपना कहीं न कहीं योगदान देते हैं। यानी कि मुख्य कथा या मुख्य पात्र के साथ अपना संबंध जोड़ने के बाद कुछ समय तक कथा के विकास के बाद वापस तिरोहित हो जाते हैं। पात्रों के गुणों की बात हम करते हैं। कथा की दिशा को बदलने और कथा के विकास में इनका अहम योगदान है। यानी कि पात्रों और समाज के बीच मध्यस्थ के रूप में ये पात्र काम करते हैं। फूफी पुरानी सेविका है जो शकुन के घर में रहती है, घर का सारा कामकाज देखती है और घर के सदस्य जैसा उसका अधिकार और सम्मान है। वो अपने आप को घर का एक सदस्य मानती है और उसी रूप में उसका सम्मान भी इस घर में है। घर और बंटी की देखभाल का सारा जिम्मा उसके ऊपर है और बंटी के प्रति उसके हृदय में असीम स्नेह और असीम प्रेम है। उसके और बंटी की नोक झोंक भी होती है और कथानक में सरसता बनाने के लिए, कौतूहल बनाने के लिए इस प्रकार के पात्र की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अजय शकुन और अजय मीरा के संबंधों के लिए अजय को ही वो जिम्मेदार मानती है कि अजय को ऐसा नहीं करना चाहिए था। जब अजय सर्किट हाउस में ठहरते हैं और बंटी को वहाँ मिलने के लिए जाना है तो वो इस बात को स्वीकार नहीं करती है कि क्या वो अपने पुत्र से मिलने के लिए अपने घर में नहीं आ सकते। वो परंपरावादी विचारधारा की महिला है, इसलिए जो आधुनिक जीवन शैली में विश्वास करने वाले, चाहे अजय हो, चाहे शकुन हो, चाहे डॉक्टर जोशी हो, वो संबंध उनको कतई पसंद नहीं। शकुन की बंटी के प्रति जो लापरवाही और डॉक्टर जोशी के से बढ़ती जो निकटता है वो उसको बिल्कुल पसंद नहीं है। वो ये मानती है कि शकुन अगर अजय उसको तवज्जो नहीं देता तो पूरी तरह से समर्पित होकर अपने बच्चे का विकास करना चाहिए, उसको पालना पोसना चाहिए, उसको सफल बनाना चाहिए, इसके अलावा कहीं और ध्यान नहीं देना चाहिए। इस प्रकार की उसकी सोच है। इसलिए वो डॉक्टर जोशी के साथ जब निकटता बढ़ती है शकुन की तो उसको पसंद नहीं करती है। और बंटी का जो दुखी होना, विचलित होना, रोना, वो भी उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। दूसरे गौण पात्र हैं वकील चाचा, जो अजय और शकुन दोनों से परिचित हैं और दोनों के शुभचिंतक हैं। बड़ा प्रयास करते हैं कि अजय और शकुन के बीच अहंकार की वजह से जो दीवार खड़ी हो गई है, जो मतभेद हो गए हैं, जो तनाव आ गया है, उसको किसी न किसी रूप में दूर किया जाए और पुनः दोनों को एक किया जाए। बहुत प्रयास करते हैं। अजय के द्वारा भेजे गए खिलौने बंटी को ला कर के देते हैं, दोनों को एक करने की चेष्टा करते हैं और अंत में इस बात को समझ जाते हैं कि दोनों अपनी अपनी राहों पर इतने आगे निकल गए हैं कि किसी प्रकार से कोई संभव नहीं है कि इनको एक किया जा सके। इसलिए अंततोगता उन्हें फैसला लेना पड़ा और ये कहना पड़ा कि अब आपको तलाक ले लेना चाहिए। संवेदनशील हैं, शकुन और अजय के तलाक से बड़े दुखी भी हैं। वे भीतर ही भीतर बुझ जाते हैं, दुखी होते हैं कि वकील होने के नाते, जबकि
वकील का काम होता है केवल उनके द्वारा जो क्लाइंट के द्वारा जो केस दिया गया है उसको सफलता की ओर ले जाना, लेकिन इसके अलावा वो उन्हें एक करने का प्रयास भी करते हैं। शकुन को पुनर्विवाह कर अपने जीवन को सुधारने की सम्मति देते हैं कि जब अजय मीरा से शादी कर लेते हैं तो वे भी ये कहते हैं कि आपको अपने जीवन को यूं ही व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए और आप भी अपने जीवन का कोई आधार बिंदु खोज करके पुनर्विवाह करके अपने जीवन को सफल बना सकती हैं। और उनका ये कथन भी है, वो कहते भी हैं कि अगर अजय अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत कर सकता है तो तुम क्यों नहीं कर सकती। तुम में क्या नहीं है, परिस्थितियों ने चाहे तुम्हें जितना तोड़ा हो, समय को तुमने अपने ऊपर हाथ नहीं रखने दिया। और ये सलाह देते हैं कि आपको भी अपनी नई जिंदगी का शुरुआत कर लेनी चाहिए। एक अच्छे पात्र के रूप में इनको माना जाता है। इसके बाद अगले पात्र हैं डॉक्टर जोशी, जो कि विदुर हैं। पत्नी के देहांत के पश्चात 2 बच्चे अमी और जोत और अपनी चाची के साथ अपना जीवन यापन करते हैं और शकुन के साथ उनकी जान पहचान है और शकुन के बारे में उन्हें पता भी है कि किस प्रकार से इनके जीवन में तनाव है और इनके तलाक की स्थिति बन गई है। तो मिलना जुलना वो प्रारंभ करते हैं और साभिप्राय नियोजित यानी कि जानबूझ करके प्रायोजित किया गया था लेखिका के द्वारा। वकील चाचा द्वारा पुनर्विवाह की सम्मति शकुन में डॉक्टर जोशी का स्मरण। जैसे इस शकुन को वकील चाचा ये सलाह देते हैं कि आपको भी अपना कोई आधार बिंदु खोज करके अपने जीवन का निर्वाह करने के लिए पुनर्विवाह कर लेना चाहिए, तो शकुन को जो हल्की सी जान पहचान वाले डॉक्टर जोशी हैं उनका सर्वप्रथम स्मरण आता है। डॉक्टर रूप में शकुन के परिवार में उसका प्रवेश होता है और शकुन और जोशी में उत्तरोत्तर प्रगाढ़ता बढ़ती जाती है और जिसके कारण बंटी उपेक्षित और खिन्न हो जाता है। यानी कि बंटी को इस प्रकार के संबंध अच्छे नहीं लगते हैं, न फूफी को अच्छे लगते हैं। शकुन का डॉक्टर को साड़ी का भेंट किया जाना, कंपनी बाग में घूमने जाना, उनके बच्चों के साथ हिलना बंटी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है, वो उसको अच्छा नहीं लगता है। और उसके बाद दोनों का पुनर्विवाह हो जाता है और बंटी को साथ लेकर के शकुन डॉक्टर जोशी के घर में रहने लगती है और डॉक्टर जोशी के बच्चों के साथ वो हिलमिल नहीं पाते हैं और अंततोगत्वा बंटी है वो अपने पिता के साथ कोलकाता चले जाते हैं। डॉक्टर जोशी एक उस पात्र के रूप में हैं जो इस समाज में जो नारी पृथकता हैं, जो तलाकशुदा हैं, उनको आधार देने का प्रयास करते हैं। एक अच्छे पात्र के रूप में उनको स्वीकार किया जाता है। इसके अलावा पात्र हैं मीरा, जो अजय की दूसरी पत्नी है, अधिक भूमिका नहीं है। चिन्नू, जो अजय की दूसरी पत्नी से जन्म लिया हुआ बच्चा है। अम्मी और जोत, जो डॉक्टर जोशी जिन्होंने शकुन के साथ विवाह किया है, उनके दोनों बच्चे हैं, बेटे और बेटी हैं। ये सारे के सारे जो पात्र हैं इस कहानी के, इस कथा के प्रमुख पात्र और गौण पात्र हैं, जो इस कथा को प्रारंभ से लेकर के अंत तक अपने उद्देश्य तक ले जाते हैं। पात्र योजना की दृष्टि से उपन्यास बहुत ही सफल है। समन्वित पात्र हैं, संतुलित पात्र हैं, कोई भी अनावश्यक पात्र नहीं है जो कि कहानी के विकास में अपनी बाधा डालता हो। धन्यवाद।